दोस्तों, प्यार मोहब्बत के किस्से और कहानियाँ तो आपने बहुत से सुना होगा, पर आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इसमें गलत था कौन और गलती थी किसकी। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले की। सुल्तानपुर का एक इलाका पड़ता है PWD कॉलोनी, और इसी PWD कॉलोनी का रहने वाला है हिमांशु सिंह। हिमांशु जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। दरअसल हिमांशु के परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक बड़ा भाई है जिसका नाम है शिवेंद्र। बात कर रहा हूँ मैं 3 दिसंबर 2020 के शाम के करीब 7 बजे के आसपास। दरअसल हिमांशु के मोबाइल पर एक कॉल आता है और बातचीत करने के बाद हिमांशु अपनी बाइक लेकर के घर से निकल जाता है। लेकिन जब काफ़ी देर तक वो घर वापस नहीं आता है तो शिवेंद्र जब अपने भाई के नंबर पे कॉल करता है तो अब हिमांशु का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से हिमांशु के परिवार वाले एकदम से परेशान हो जाते हैं और फिर उसे हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देते हैं। हालांकि ढूंढते ढूंढते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तक भी ना तो हिमांशु घर वापस आता है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। इसीलिए अगले दिन 4 दिसंबर 2020 को शिवेंद्र नज़दीकी थाने में जाता है। सारी बातें पुलिस को बताने के बाद अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। हालांकि पुलिस जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है तो साथ ही साथ शिवेंद्र से ये भी सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे भाई की अगवा कौन कर सकता है या फिर तुम्हारा भाई कहाँ जा सकता है। इस पर शिवेंद्र पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा भाई एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम है सेजल। सेजल जिसकी उम्र है लगभग 18 साल के आसपास, जो शास्त्री नगर मोहल्ले की रहने वाली है। शिवेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब, सेजल के परिवार वालों को इन दोनों के प्यार के बारे में मालूम चल चुका था और कुछ ही दिन पहले सेजल की मां हमारे घर पे आई थी और मेरे पूरे परिवार को धमकी दे करके गई थी। शिवेंद्र जब ये सारी बात पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस शिवेंद्र को घर तो भेज देती है, साथ ही साथ उसे आश्वासन देती है कि हम जल्द से जल्द हिमांशु को ढूंढ निकालेंगे। उसके बाद से पुलिस अब हिमांशु को ढूंढने के लिए सबसे पहले सेजल के घर पर जाती है, जहाँ पे पुलिस की मुलाकात सेजल की माँ और उसके पिता से होती है। सेजल के पिता का नाम है प्रदीप मिश्रा और मां का नाम है प्रतिभा उपाध्याय। हालांकि पुलिस जब सेजल के माता पिता से हिमांशु के बारे में पूछताछ करती है तो सेजल की मां पुलिस को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ साहब, करीब 7:30 बजे के आसपास हिमांशु हमारे घर पे आया था और 8:30 बजे के आसपास वो यहाँ से चला गया था। हमें नहीं पता कि वो कहाँ गया है। पुलिस सेजल की माँ से पूछताछ करने के बाद वापस थाने में तो आ जाती है, लेकिन ना जाने क्यों पुलिस को लगता है कि शायद सेजल की मां झूठ बोल रही है। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए सेजल के घर के बाहर जो CCTV लगा हुआ था, CCTV फुटेज को चेक करती है और आखिरकार CCTV फुटेज को चेक करती है तो उस CCTV के अंदर 7:30 बजे के आसपास हिमांशु अपने दोस्त के साथ बाइक पे वहाँ पहुँचता है, अपने दोस्त को बाहर खड़ा कर देता है और फिर वो सेजल के घर के अंदर जाते हुए दिखाई देता है। और ठीक करीब 8:30 बजे के आसपास हिमांशु सेजल के घर से बाहर भी आते हुए दिखाई देता है, जिससे ये तो पूरा यकीन हो जाता है कि हिमांशु सेजल के घर पे गया भी था और वहाँ से निकला भी था। पर सवाल ये था कि आखिरकार उसके बाद से हिमांशु कहाँ चला गया, क्योंकि उसके बाद से ही हिमांशु का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। हालांकि हिमांशु जिस अपने दोस्त के साथ सेजल के घर के पास पहुँचा था, पुलिस जा कर के हिमांशु के उस दोस्त से भी पूछताछ करती है। हिमांशु का दोस्त भी पुलिस को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ साहब, मैं हिमांशु के साथ सेजल के घर पे गया था। हिमांशु मेरे से बोल करके गया था कि मैं थोड़ी देर के बाद उससे मिल करके वापस आता हूँ, तब तक तुम यहीं पे इंतज़ार करो। मैं वहाँ पे काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन हिमांशु जब वापस नहीं आया, मैंने उसके मोबाइल पर एक मैसेज छोड़ करके वहाँ से अपने घर चला आया। पुलिस हिमांशु के दोस्त से भी पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ देती है, लेकिन पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार हिमांशु गया तो गया कहाँ। दरअसल हिमांशु जो CCTV में सेजल के घर से बाहर आते हुए दिखाई दे रहा था, उसमें उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। पुलिस जब उस CCTV फुटेज को ले जाकर के हिमांशु के बड़े भाई शिवेंद्र को दिखाती है
और शिवेंद्र जब उस सीसीटीवी फुटेज को गहराई से देखता है तो देखने के बाद पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब ये व्यक्ति जो कपड़ा पहना हुआ है वो कपड़ा तो मेरे भाई हिमांशु का ही है, पर वो व्यक्ति हिमांशु नहीं है। हालांकि शिवेंद्र जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है उसके बाद से पुलिस अब उस सीसीटीवी फुटेज को हिमांशु के कई सारे दोस्तों को भी दिखाती है। हिमांशु के सारे दोस्त भी पुलिस को यही जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ साहब, जो घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है दरअसल वो हिमांशु नहीं है। इस बात की जब पुष्टि हो जाती है उसके बाद से पुलिस अब हिमांशु के मोबाइल का लोकेशन जब खंगालना शुरू करती है तो मालूम चलता है कि हिमांशु के मोबाइल का आखिरी लोकेशन सेजल के घर के पास का ही दिखाई दे रहा था, जिसे पुलिस अब पूरा यकीन कर जाती है कि सेजल के परिवार वाले कुछ न कुछ छुपाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए पुलिस अब 6 दिसंबर को जब सेजल के घर पे जाती है तो वहाँ पे पुलिस की मुलाकात सिर्फ सेजल के पिता प्रदीप मिश्रा से होती है। पुलिस प्रदीप को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब प्रदीप से हिमांशु के बारे में सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है तो आखिरकार थोड़ी देर के बाद प्रदीप अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब हिमांशु अब इस दुनिया में नहीं है, दरअसल हमने उसकी हत्या कर दिया है। लेकिन प्रदीप जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो उसके बाद से पुलिस प्रदीप के ही तहरीर पे और भी कई सारे लोगों को गिरफ्तार करके लाती है। दरअसल सेजल की मां प्रतिभा और उसके पिता प्रदीप की करीब 19 साल पहले शादी होती है। प्रदीप जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, शादी जब होती है और शादी का जब 1 साल का समय गुजरता है प्रतिभा एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम सेजल रखते हैं। हालांकि समय उसके बाद से बेहतर तरीके से गुजरना तो शुरू होता है, लेकिन जैसे ही साल 2007 आता है किसी बात को लेकर के पति और पत्नी के बीच में विवाद होती है और बात इतनी काफ़ी आगे बढ़ जाती है कि उसके बाद से प्रतिभा अपने पति से तलाक ले लेती है और फिर अपनी बेटी को लेकर के शास्त्री नगर मोहल्ले में आ जाती है और एक किराए का कमरा लेकर अकेले ही रहने लगती है। चूँकि अकेले महिला का जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल होगा, इसीलिए प्रतिभा ब्याज पे पैसे चलाना शुरू कर देती है, जिससे वो मोटी रकम कमाती नहीं है बल्कि रईसों के जैसे ज़िंदगी भी जीने लगती है। प्रतिभा के कई सारे बड़े लोगों से जान पहचान भी हो जाती है। इधर जो शास्त्री नगर मोहल्ले से ही रह कर के प्रतिभा की बेटी सेजल जो अपनी पढ़ाई पूरी करती है, लेकिन जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है और एक दिन जब मार्केट में घूमने के लिए जाती है तो वहीं पे सेजल की मुलाकात हिमांशु से होती है। सेजल जब पहली बार हिमांशु को देखती है तो पहली नज़र में उसे पसंद कर लेती है। हालांकि पहली बार जब मुलाकात होती है सेजल हिमांशु से बातचीत नहीं करती है, लेकिन सेजल जब घर पे आती है अक्सर अब उसके आंखों के सामने हिमांशु ही घूमने लगता है। उसके बाद से सेजल अब हिमांशु को ढूंढने के लिए एकदम से बेचैन हो जाती है और आखिरकार 15 दिनों के बाद सेजल की मुलाकात उसी मार्केट में हिमांशु से होती है। दूसरी बार जब सेजल के सामने हिमांशु आता है, सेजल अपने आप को नहीं रोक पाती है और मार्केट में ही जा कर के हिमांशु से बातचीत करने लगती है और पहली मुलाकात में कुछ ऐसी बातें कहती है जिसे सुन करके हिमांशु को भी समझने में देर नहीं लगता है कि सेजल उसे पसंद करने लगी है। इस वजह से सेजल और हिमांशु के बीच में पहले दोस्ती हो जाती है, अपना अपना मोबाइल नंबर भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और फिर बातचीत करते करते आखिरकार हिमांशु और सेजल के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है दोनों एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। ये सिलसिला लगभग 2 साल 7 महीनों तक चलता है, लेकिन जैसे ही 2 साल 7 महीने का समय गुजरता है आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी सेजल की माँ को मालूम चल जाता है। प्रतिभा को जब मालूम चलता है कि उसकी बेटी का हिमांशु के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, प्रतिभा को काफ़ी बुरा लगता है। प्रतिभा अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि इस उम्र में किसी भी लड़का और लड़की के कदम बहक तो जाते हैं, लेकिन ज़रा सोचो कि अगर तुम हिमांशु से शादी करती हो तो तुम्हारे आगे का प्लान क्या होगा, क्योंकि हिमांशु के पास ना तो अपना खुद का मकान है और ना ही उसके पास कोई नौकरी है। हालांकि सेजल अपनी माँ को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रतिभा जब अपनी बेटी को फ्यूचर दिखाना शुरू करती है तब जाकर के सेजल को लगता है कि शायद उसकी माँ सच कह रही है। इसीलिए अब सेजल हिमांशु से किनारा करना शुरू कर देती है, लेकिन शायद तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि हिमांशु जो सेजल से शादी करने का वादा कर चुका था
दरअसल उसके बाद से हिमांशु जब भी सेजल से मुलाकात करने की कोशिश करता है या फिर बातचीत करने की कोशिश करता है, सेजल उसे इग्नोर करके चली जाती है, जिसे देख हिमांशु को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार सेजल ऐसा क्यों कर रही है। आखिरकार एक दिन हिमांशु सेजल का रास्ता रोक लेता है और उसे साफ साफ पूछता है कि तुम बताओ कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर शुरू हो चुका है। इस पे सेजल उसे जवाब देते हुए कहती है कि ना तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए बेहतर है कि आज के बाद से तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। सेजल इतनी बात कहकर वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन बावजूद इसके हिमांशु सेजल का पीछा नहीं छोड़ता है। इधर सेजल जब घर पे जाती ये सारी बातें जब अपनी माँ को बताती है, प्रतिभा भी काफ़ी गुस्से में आती है और गुस्से में ही हिमांशु के घर पे जाती है और हिमांशु को लेकर के उसके परिवार वालों से शिकायत तो करती है, साथ ही साथ उन्हें धमकियां भी दे करके आ जाती है। हालांकि प्रतिभा जब हिमांशु को लेकर उसके परिवार वालों से शिकायत करती है, तब जा करके हिमांशु के परिवार वालों को मालूम चलता है कि दरअसल हिमांशु का सेजल के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। इधर हिमांशु के भी परिवार वालों को जब मालूम चलता है, हिमांशु के परिवार वाले भी उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिमांशु सेजल को लेकर के इस प्रकार से दीवाना हो चुका था कि किसी की भी बातें उसके कानों तक पहुंच ही नहीं पाती है। इसके बावजूद भी हिमांशु जब बार बार सेजल को जाकर के परेशान करने लगता है, आखिरकार सेजल के परिवार वाले भी एकदम से मजबूर हो जाते हैं और हिमांशु को इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेते हैं। दरअसल तब तक सेजल का पिता प्रदीप भी, जो कि दूसरी शादी भी कर चुका था, उसका एक बेटा भी हो चुका था, लेकिन बावजूद इसके अपनी पहली पत्नी से वो मुलाकात ही नहीं करता था, बल्कि जब भी उसके घर पे आता था तो प्रतिभा के घर पे 2-4 घंटे ठहरता भी था। इधर प्रदीप को भी जब मालूम चलता है कि हिमांशु उसकी बेटी को काफ़ी परेशान कर रहा है, प्रदीप भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और फिर प्रदीप, उसकी पत्नी और बेटी तीनों मिल करके हिमांशु को इस दुनिया से हटाने का तय कर देते हैं। साथ ही साथ जा कर के एक बिल्डर से मुलाकात करते हैं जिसका नाम है गुफरान अख्तर। दरअसल प्रदीप जब गुफरान से अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है तो उसे सुनने के बाद गुफरान भी ये वादा कर लेता है कि मैं तुम्हारा काम तो कर लूँगा, लेकिन इसमें थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे। प्रदीप उसे जवाब देते हुए कहता है कि चाहे जितना भी पैसा लगे, मैं चाहता हूँ कि हिमांशु को इस दुनिया से हटा दिया जाए। पैसे देने के लिए जब तैयार हो जाता है, उसके बाद से गुफरान जा कर के एक हिस्ट्री सीटर से मुलाकात करता है जिसका नाम है वाहिद खान, जो कुथरा गाँव का रहने वाला है। गुफरान जब वाहिद से जाकर मुलाकात करता है और हिमांशु को जब इस दुनिया से हटाने के लिए कहता है, वाहिद इसके लिए तैयार भी होता है और बदले में 50,000 रुपयों का डिमांड करता है। गुफरान जब ये बातें आकर के प्रदीप और उसकी पत्नी से बताता है, प्रदीप पैसे के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से ये सब मिल कर के एक प्लान बनाते हैं और इसी प्लान के तहत 3 दिसंबर 2020 को शाम के करीब 7 बजे के आसपास सेजल हिमांशु के नंबर पे कॉल करती है और उससे कहती है कि अभी के अभी मेरे घर पे आ जाओ, मेरे मम्मी पापा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। इतनी सी बात कहने के बाद जब फ़ोन रख देती है, हिमांशु भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि हिमांशु को लगता है कि शायद सेजल के परिवार वाले उसकी शादी के लिए मान चुके हैं, इसीलिए बातचीत करने के लिए बुला रहे हैं। हिमांशु जब अपने घर से निकलता है, इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता है। अपने एक दोस्त को लेकर के करीब 7:30 बजे के आसपास बाइक के द्वारा सेजल के घर के बाहर पहुंच जाता है। अपने दोस्त से कहता है कि तुम बाहर ही खड़े होकर के इंतज़ार करो, मैं जा रहा हूँ और थोड़ी देर में बातचीत करके वापस आ जाता हूँ। हिमांशु जब सेजल के घर के अंदर एंट्री करता है तो देखता है कि घर के अंदर सेजल के माता पिता के अलावा वहाँ पे गुफरान, हिस्ट्री सीडर वाहिद और प्रतिभा का नौकर सदाम भी मौजूद था। हिमांशु जब घर के अंदर एंट्री करता है, इन सब से बातचीत करने लगता है, लेकिन बातचीत के दौरान ही हिस्ट्री सीटर वाहिद खान पीछे से एक सरिया लेकर के आता है और उसी सरिया से हिमांशु के सर पे इतने काफ़ी ज़ोर से वार करता है कि हिमांशु की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। हिमांशु की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से हिमांशु के शरीर के कपड़े उतार देते हैं और उन कपड़ों को प्रतिभा के नौकर सद्दाम को पहना देते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम था कि हिमांशु जब घर के अंदर एंट्री किया होगा तो घर के बाहर जो सीसीटीवी लगा होगा, उस सीसीटीवी में वो कैद जरूर हुआ होगा। इस वजह से हम कहीं पकड़े ना जाए, इसीलिए ये सब के सब अपने आप को बचाने के लिए फिर से एक प्लान बनाते हैं। हिमांशु के कपड़े उतारने के बाद नौकर सदाम को पहनाते हैं
और करीब रात्रि के 8:30 बजे के आसपास सदाम के चेहरे को ढक करके घर से बाहर निकाल देते हैं। दरअसल इन्हें लगता है कि अगर हिमांशु को कपड़ा पहन करके सदाम घर से बाहर जाएगा, वो भी सीसीटीवी में कैप्चर जरूर होगा। पुलिस जब देखेगी तो पुलिस से हम बता देंगे कि हिमांशु हमारे घर पे आया था और 8:30 बजे के आसपास वो यहाँ से चला गया था। उसके बाद से रात्रि होने का इंतज़ार करते हैं और जैसे ही रात्रि का 12 बज जाता है, पूरा मोहल्ला ही जब शांत हो जाता है, उसके बाद से हिमांशु की डेड बॉडी को एक 4 व्हीलर पर लोड करके बिल्डर गुफरान और हिस्ट्री सीटर वाहिद खान वहाँ से लेकर के रवाना होते हैं और शास्त्री नगर मोहल्ले से करीब 10 किलोमीटर दूर दूसरे थाने के इलाके में जाकर के हिमांशु की डेड बॉडी को एक नाले में फेंक देते हैं। उसके बाद से दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। वाकई में प्रदीप जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस अब प्रदीप के ही तहरीर पे उसकी पत्नी, बेटी और नौकर के साथ साथ गुफरान और वाहिद खान इन सबको गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस जब इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से इनके बताए हुए जगह पे जब पहुंचती है तो आखिरकार उस नाले से हिमांशु की डेड बॉडी भी पुलिस को बरामद हो जाती है। उसके बाद से पुलिस इन तमाम आरोपियों को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।